नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी और टॉक्स में आपका स्वागत है। अभी अभी रेलवे की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आई है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के रिगार्डिंग। ये जो आरपीएफ का वैकेंसी आया है, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल है और आरपीएफ एसआई मतलब दरोगा बाबू का भी वैकेंसी आई है। लेकिन रेलवे ने हमेशा की तरह इस बार भी धोखा देने का खूब प्रयास किया है। एक तरफ तो देखा जाए तो काफ़ी सारी सीट खाली है और उसमें मात्र 4,600 यानी 4,500 के आसपास ही वैकेंसी दिया है ना। तो चाहे चलो जो भी हो, लेकिन इसका जो फॉर्म की प्रोसेस होती है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो और क्या नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बारीकी ढंग से दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसका ओपनिंग जो डेट है 15/4 यानी 15 मार्च आज से स्टार्ट हो गई है और ये पूरे 1 महीने तक चलने वाला है, यानी कि 14 मई तक चलने वाला है। आप 14 मई के 11:59 यानी 12 बजे से पहले आपको बंद कर लेना है, फॉर्म भर लेना है। और उसके बाद जैसे 15 तारीख होगा 15 मई, तो सबका करेक्शन डेट होगा और करेक्शन डेट आपको 10 दिन के लिए दिया जाता है ना। इसमें आपको ये लेवल 3 का पोस्ट होता है कांस्टेबल, जिसमें आपको B1 मेडिकल कैटेगरी दी गई है। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि एज जो रिलैक्सेशन है, इसमें 3 साल एक्स्ट्रा किया गया, यानी कि 18 से 25 साल जो एज यूजुअल होती है, तो 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। और यहाँ पे सीट दिखा रहा है 4,208। ठीक है, तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको मैट्रिक जो भी पास किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और चलिए मैं देखता हूँ आगे का ये क्या प्रोसेस है और क्या ये बताना चाह रही है आरपीएफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है मेडिकल फिटनेस के बारे में। तो इसका जो फिटनेस है, और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 18 से 28 साल तक भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का कोविड रिलैक्सेशन मिला है आप लोग को। तो चलिए इसको और नीचे करते हैं स्क्रॉल करके, और मैं देखता हूँ कि इसमें दिखा रहा है कि आपको जिस तरह के एसएससी में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता था, उसी तरह से रेलवे में भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप आरपीएफ का फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। तो मैं इसके लिए आपको सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपको रेलवे का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और इसमें ये दिखा रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा जब एग्जाम देने जाओगे, तो 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो इसमें आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बात करना बेहतर नहीं समझता हूँ मैं। तो चलिए इसका नीचे चलता हूँ, और इसमें ये दिखा रहा है कि स्टूडेंट हु सबमिट, चलिए नीचे देखते हैं। इसमें एक और बात दी रही है कि जो आप सिग्नेचर करेंगे वो रनिंग वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ा लेटर में सिग्नेचर करेंगे, उससे आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। तो इसमें और ये दिखा रहा है कि आपके पास रेलवे के पास राइट है चेंज करने का, वैकेंसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और इसमें दिखा रहा है कि आपको ये एक बार फिर से दिखा रहा है कि ये जो एज है 18 से 25 होती है, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल बढ़ाया गया और आपका 1 साथ यानी 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी, है ना। और इसमें दिखा रहा है कि जो SC/ST है उसमें आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है, और ऑब्वियसली जो नॉन क्रिमिनल एयर होते हैं उनको 3 साल का, और अनरिजर्व कैटेगरी जो भी हैं या EWS हो जाए उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो इसमें ये डिटेल से बताया कि आप जो OBC हैं वो 2/7 यानी 2 जुलाई 1993 के बाद का है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और 1/7/2006 यानी 1 जुलाई 2006 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है, वो फॉर्म को भर सकते हैं, वो एलिजिबल है। और इसमें फ़ी की बात किया तो 500 रुपया फ़ी है जनरल OBC के लिए, जिसमें आपको 400 रुपया वापस कर दिए थे एग्ज़ाम के बाद। और SC/ST के लिए मैं बात करूं तो उसमें आपको 250 रुपया पे करना होता है, जो 250 रुपया एग्ज़ाम के बाद वापस कर दी जाती है। तो चलिए मैं नीचे देखता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में दिया है, तो ये तो आपको पहले से पता है। तो मैं इसके बाद बात करता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले आपका CVT होगा। CVT आपका 10th लेवल का होगा, जिससे आप ग्रुप डी का फॉर्म भरते हो, तो ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होता है वो ऐसा ही होगा। और इसमें जो सेकंड होगा, जो फर्स्ट टाइम जो CVT का एग्ज़ाम क्रॉस कर लेंगे उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मैं आगे बताऊँगा कि 1600 मीटर का रनिंग होती है। तो चलिए मैं इसका नीचे जाता हूँ।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो बता रहा है कि इसमें आपको 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है, जो भी पुरुष होंगे, है ना। इसमें SC ST कंपल्सरी नहीं होता, तो जो भी पुरुष है उसको 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना होता, और महिलाओं के लिए मात्र 800 मीटर होता, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना होता है। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 14 फीट होता है पुरुषों के लिए और 9 फीट होती है महिलाओं के लिए। हाई जंप में 4 फीट पुरुषों के लिए, 3 फीट महिलाओं के लिए। तो चलिए इसके बाद आपका जो फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद होगा भगवान से दर्शन, क्योंकि जॉब होना ही भगवान से दर्शन ही माना जाता है। तो चलिए इसमें दिखा रहा है कि हाउ टू प्रोसेस। मैं इसके लिए सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे फॉर्म को भर सकते हो। और यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है कि ये किसी जोन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप इससे पहले ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे या NTPC का भरे थे, किसी पार्टिकुलर जोन में भरना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं है। आप फॉर्म भर दो, जोन आपका बाद में डिसाइड हो जाएगा। तो चलिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि रेलवे की हर वैकेंसी में ऐसी होनी ही चाहिए, क्योंकि किसी जोन का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, किसी का बहुत कम जा रहा है ना। तो इससे परेशानी होती है, और जो एक्चुअल जो कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं कभी कभी। तो चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें पेमेंट के बारे में। बहुत बार लिख चुका है, और एक बार फिर से लिख रहा है कि आप ये 7th लेवल का पे होगा, यानी कि 21,700 रुपये आपका पे बनेगा, मतलब सैलरी, यानी 21,700 जो आपका बेसिक पे है। तो आई थिंक 35,000 के आसपास तो बन ही जाएंगे पेमेंट। इसके बाद ये पूरा वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है कि OBC का 966 है, अनरिजर्व का 1450 है, बाकी का जो है एज यूजुअल दिया हुआ है कि SC का 536 है, ST का 268 है, और महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें ABC का 10% इंक्लूडेड है। तो चलिए, टोटल जो महिलाओं के लिए 631 एंड पुरुषों के लिए जो है 3577। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस ये वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेलवे अपने फॉर्मेट में मंगवाती है, तो उसके बारे में भी दिया गया है। तो चलिए, मैं कुछ देख लेता हूँ कि हो सकता है नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन भी आपका छूट जाए और किसी वजह से आपको कोई परेशानी हो जाए। तो चलो, नीचे तो कुछ है नहीं, मैं ऊपर जाता हूँ। दोस्तों, हाल के RTI से ये पता चला था कि RPF के लिए 70,000 वैकेंसी है, बस 70,000 के रहने के बावजूद 4,000 मात्र वैकेंसी देना, ये कैंडिडेट के साथ सिर्फ मजाक है। बट इसमें कुछ करा भी नहीं जा सकता, और जो कैंडिडेट के हाथ में है कि आप हार्ड वर्क करो और इस 4,000 वैकेंसी में भी अपना एक सीट पक्का कर लो। और बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते होंगे कि इतना कम सीट है तो मैं नहीं भरूंगा, तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। जॉब लेना अलग की बात है, और लाइफ में एक्सपीरियंस लेना अलग की बात है ना। और वो एक्सपीरियंस आपको एग्जाम दे के आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम दे के आप जॉब कर ही लोगे। अगर ये एक्सपीरियंस आ जाएगा तो इसके बाद आप ग्रुप डी भर सकते हो, NTPC भर सकते हो, और अपना जो काबिलियत है, अपना जो एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे यूज करके आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो। तो आप जरूर फॉर्म को भरें। वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।